नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मंडल एएससी पाठशाला में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब हमसे जुड़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप सब नोटबुक जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम बताएंगे वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, जरूरी है आपके लिए, तो आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम तो आज आपको ये बताने वाले हैं कि भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में जो पढ़ना है उनका पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किन से, तो पाठ्यक्रम से। आइए, और पीपीटी के माध्यम से हम क्या करते हैं तो इनको समझते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है। पहला आपका है संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान का परिचय, संविधान क्या होता है, कितने प्रकार की संविधान होती है, संविधान का कौन कौन सा मॉडल अभी प्रचलित है। उसके बाद भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, किन किन समितियों का क्या क्या महत्वपूर्ण रहा, किन किन समितियों के कौन से अध्यक्ष थे, तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। संविधान की प्रकृति क्या है, हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आप देखे होंगे कि संविधान की विशेषता से भी प्रश्न आ जा रहा है। तो ये हो गया संविधान के बारे में, जो कि बेसिक चीज है और आप सबों को भी पता है। आप लोग साथ में क्या कीजिएगा, तो सिलेबस को एक बार नोट करते हुए चलिएगा। फिर हम आ जाएंगे उद्देशिका पे। कहाँ पर, उद्देशिका पे। उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्यों उसको बोलते हैं, प्रेम्बल क्या है, तमाम मुद्दों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में एक प्रश्न का वेट आपको यहाँ से मिल जा रहा है। उद्देशिका के बाद आता है नागरिक, कि नागरिक के क्या अधिकार है, विदेशी के क्या अधिकार है, भारतीय संविधान नागरिकता के संबंध में क्या बात करता है, क्या बात नहीं करता है, भारत कि नागरिकता अर्जन किया जा सकता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है, नागरिकता का परित्याग होगा तो कैसे होगा, नागरिकता अधिग्रहण करने के कितने तरीके हैं, तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे, एक बीच में एक टॉपिक छूट चुका है, इसको आप लिख लीजिएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या पढ़ेंगे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, कि संघ क्या है, राज्य क्षेत्र क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, क्या भारत राज्य क्षेत्र ले सकता है या फिर दे सकता है, अर्जित करेगा तो किस प्रकार से करेगा, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया, नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, सीमा कैसे बदलेगी, नाम में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, जब एक राज्य का नाम परिवर्तन करेगा तो कौन करेगा, और तमाम प्रकार से जुड़े मुद्दे, किस विधेयक के द्वारा, विधेयक की क्या प्रक्रिया होगी, तमाम चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा मूल अधिकार। 12 से 35 तक में दिया गया है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार को पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों के लिए कौन सा मूल अधिकार होगा और विदेशियों के लिए कौन सा मूल अधिकार होगा, तमाम चीजों को हम यहाँ पर करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है मूल अधिकार का, एक लंबा टॉपिक है और अपने आप में एक अच्छा स्थान रखता है, अच्छा वेट रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके बाद हम आ जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य को क्या निर्देश दिया गया है, योजना निर्माण में क्या काम करना चाहिए, तमाम चीजों को हम पढ़ेंगे। फिर मूल कर्तव्य और उसके बाद संविधान में संशोधन, कि संविधान में जो संशोधन होगी 368 क्या कहता है, कितने प्रकार से संशोधन संविधान में किया जा सकता है, तमाम चीजों को हम यहाँ क्या करेंगे तो अध्ययन करेंगे।
उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और मैं स्क्रीन से साइड हो चुका हूं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है, एक बार आपको स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते जाना है। एक बार मैं फ्रेश कर दे रहा हूं पेज को और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि विषय पढ़ने से पहले आपको विषय की एक आधारभूत समझ होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप इनका क्या कीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिए स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं आगामी पड़ाव पे। अब क्या कर रहा है, इसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे कहां पर, संघ की कार्यपालिका। हमने क्या किया है कि सरकार को, जैसे कि आपको सरकार के बारे में पढ़ना है, संघ की सरकार है, फिर प्रांतीय सरकार है और स्थानीय सरकार, 3 स्तर की सरकार है। तो हम क्या करेंगे कि एक क्रमबद्ध तरीके से पहले संघ की सरकार को पढ़ लेंगे, फिर प्रांतीय यानी राज्य सरकार को पढ़ लेंगे और फिर स्थानीय सरकार, जैसे कि हो गया आपको पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, इनको हम पहले पढ़ेंगे। उस हिसाब से मैंने आपका सिलेबस को भी क्या कर दिया है, तो डिजाइन कर दिया है। देखिए, तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आ रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। फिर हम देखेंगे कि संसद की क्या कार्रवाई होती है, संसद राज्यसभा का गठन कैसे होगा, लोकसभा का गठन कैसे होगा, उनकी जो कार्यवाही चलती है किस प्रकार से चलेगी, तमाम मुद्दों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इनकी समाप्ति जैसे हो जाती है, आगामी पड़ाव पे हम लोग प्रस्थान करेंगे और देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, अधिवक्ता, तो ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एक नया टॉपिक प्रारंभ होगा कि स्थानीय सरकार, किसके बारे में, तो स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो पंचायत और नगर पालिकाएं का क्या करना होगा, हमको अध्ययन करना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यूटी यूनियन टेरिटरी क्या होता है, भारत में वर्तमान समय में कितने हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उन पर प्रशासन कैसे किया जा सकता है, तमाम चीजों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर विशेष राज्य, विशेष प्रावधान प्राप्त राज्य, कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत उनको अन्य सारी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। तो तमाम मुद्दों को हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। फिर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 5वीं और 6ठी दोनों अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे और भारत में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, संविधान के अनुसार क्या है और संसद के द्वारा उनके लिए क्या क्या किया गया है, तमाम मुद्दों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम आ जाएंगे, इनको खत्म होने के बाद आ जाएंगे हम कहां पर, तो न्यायपालिका में। कहां पहुंच जाएंगे, तो न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, इनके नीचे जितने भी न्यायालय है तमाम चीजों को हम वहां पढ़ेंगे और ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं, आगामी सिलेबस आपका क्या कहता। फिर संस्थाएं होती है, अभी मैं बताऊंगा कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, तो वहां हम संस्थाएं का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो कुछ संस्थाएं हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं और कुछ संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इस पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया होगा तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर संवैधानिक संस्थाएं में तमाम संस्थाएं को पढ़ने के बाद फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, अगले पड़ाव पे हमको क्या पढ़ना है, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं का मैं आपको क्या दिया हूं, सूची कर दे दिया हूं। आप इनको क्या करेंगे, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में भी इसको उतार सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप वीडियो देखने के साथ साथ ही इनको क्या करें, एक नोट्स भी बनाते हुए चले। फिर निर्वाचन से संबंधित कुछ बात है जिसको कि हम क्या पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, संविधान का विकास क्या क्या रहा, उनमें कौन कौन से प्रोविजन, कहाँ कहाँ क्या प्रावधान है, ब्रिटिश कालीन में क्या क्या एक्ट और अधिनियम आए हुए थे, तमाम चीजों को यहाँ हम पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो कि उनका आपको क्या किया जाएगा, तो एक PDF दे दिया जाएगा।
और वैसे भी हम पढ़ाई के क्रम में जो संशोधन जहां हुआ और जिसकी उपयोगिता जिस जगह पर है उसको हम क्या करेंगे, साथ में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अतिरिक्त भार आपके ऊपर न आए। तो बढ़ते हैं, आज हम लोग के एक टॉपिक को पूरा करेंगे। एक टॉपिक को आज हमको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। चलिए, आज का जो आप अपना पहला टॉपिक है वो क्या है, भारत का संविधान उद्देशिका। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो उद्देशिका। इसको पढ़ने से पहले आपसे मैं कुछ बातें डिस्कस कर लेना चाहूंगा कि जो उपयोगी है, कि एक आधारभूत समझ आपके पास आ जाना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बताएं कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था, किसके बारे में हम बोल रहे हैं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। स्क्रीन पे कितने शब्द को मैं लिखा हूं, 2 शब्द। क्या है पहला आपका, कि संविधान और राज्य व्यवस्था। क्या दोनों में अंतर है, सोचने की विषय है कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे शॉर्ट में हम बोल देते क्या पढ़ना, हमको पॉलिटी पढ़ना है। लेकिन अगर इसका विषय को आप देखेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या होता है, फिर देखेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो संविधान क्या है, एक विधिक दस्तावेज है। क्या है, एक विधिक दस्तावेज है। संविधान एक विधिक दस्तावेज है। विधि से तात्पर्य क्या हुआ, तो कानून आप कह सकते हैं। विधि से तात्पर्य क्या कह सकते हैं, आप कानून कह सकते हैं। एक कानूनी पुस्तक हो गया, एक रूल बुक हो गया। अब ये रूल बुक क्या करता है, तो जिसके आधार पर किसी देश का, जिसके आधार पर पहले तो सरकार का गठन, पहले सरकार का गठन और शासन का संचालन, शासन का संचालन होगा। शासन शब्द जब ये आएगा तो आप ध्यान में रखिएगा कि शासन का तात्पर्य हमेशा सार्वजनिक जीवन से होता है। सार्वजनिक जीवन से होता है कि सार्वजनिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या होगी सार्वजनिक जीवन में। व्यक्तिगत जीवन से हम बात नहीं करेंगे। क्या, तो संविधान एक विधिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश के सरकार का गठन एवं शासन का क्या होता है, संचालन होता है। आप अपने हिसाब से भी इस परिभाषा को लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, केवल समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि परिभाषा जो मैं बता रहा हूं वही सही है, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। हर व्यक्ति का, जैसे समझने के लिए एक बात, हम एक छोटा सा उदाहरण से हम समझते हैं कि आप क्या करते हैं कि अपने स्टडी रूम में एक रूटीन बना करके लगाते हैं, तो और रूटीन बनाते हैं और रूटीन को क्या कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या हुआ, व्यक्तिगत संविधान हुआ। व्यक्तिगत संविधान इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो सूचीबद्ध किया है नियमों को, वो नियम सिर्फ आप पे लागू हो रहा। अगर इसी को देश के संदर्भ में ले ले तो पूरे देश के लोग इसमें आ जाएंगे। ये संविधान जो लागू हुआ है वो पूरे देश इसके विधि को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी के आधार पर शासन का संचालन भी चल रहा है और सरकार का गठन भी हो रहा है। तो संविधान क्या होगा, एक विधिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन का क्या होता है, तो संचालन होता है। ठीक, अब देखिए आगे दूसरा वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। दूसरा वर्ड है कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो राज्य व्यवस्था के बारे में देखिए, संविधान को हम सैद्धांतिक मान ले तो राज्य व्यवस्था इसका व्यवहारिक रूप हो जाएगा, व्यवहारिक रूप हो जाएगा। अब कैसे व्यवहारिक रूप हो जाएगा, समझते इस बात को कि आपके संविधान में एक अनुच्छेद है 17,
कौन सा अनुच्छेद है? 17। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। ये प्रावधान लिखा गया है संविधान में, अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता का क्या होगा? अंत होगा। लेकिन अस्पृश्यता क्या होगी? अस्पृश्यता का आधार क्या होगा? अस्पृश्यता का उल्लंघन होने पर दंड क्या दिया जाएगा? और दंड भी दिया जाएगा तो क्या दंड दिया जाएगा? शारीरिक दंड दिया जाएगा या आर्थिक दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा या कुछ वर्षों की सजा दी जाएगी? आर्थिक दंड दिया जाएगा तो कितना दंड दिया जाएगा? इस बात के बारे में संविधान यहाँ पर मौन है। तो हम कह सकते हैं संविधान में यहाँ पर क्या है? सिद्धांत है। इसके लिए संसद ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम को पारित करके ये परिभाषित किया है कि अस्पृश्यता क्या होगी और अस्पृश्यता का उल्लंघन होने पर सजा क्या दिया जाएगा। अब देखिए, संविधान आपका सैद्धांतिक हो गया और राज व्यवस्था क्या हो गया? आपका व्यवहारिक रूप हो गया। तो राज व्यवस्था में अभी जो आप देखें तो इसके अंतर्गत क्या निकल के आया? पहला तो हम कह सकते हैं राज व्यवस्था के अंतर्गत संसद के कानून। पहला क्या निहित होता है राज व्यवस्था के अंतर्गत? संसद के कानून। आगामी बढ़ते हम, एक बहुत ही फेमस है कि आप सबों को भी पता है कि संसद के कानून मिट गए। यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, संसद के कानून। दूसरा क्या होगा? न्यायालय के निर्णय। संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय। और तीसरा संस्थाएं। अब संसद के कानून को तो आप समझ गए कि किस प्रकार से संसद का कानून। अब न्यायालय का निर्णय कैसे संविधान को प्रभावित करता है। अभी इंटरनेट का आपको अधिकार मिला है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत इंटरनेट का अधिकार नहीं लिखा हुआ था। स्वच्छ पर्यावरण का मिला है आपको अधिकार, निंद्रा का अधिकार मिला हुआ है, अपने मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन संविधान में ये बात मूल रूप से नहीं लिखी गई थी। तो फिर ये आता कहां से है? तो ये आया है न्यायालय के निर्णय द्वारा। ये तमाम चीज कहां से आया है? न्यायालय के निर्णय द्वारा। फिर आ जाती है कहां से? संस्थाएं। अर्थात संविधान में जिस चीज को लिखा गया था, राज व्यवस्था उस उद्देश्य को क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। और राज व्यवस्था जो उस उद्देश्य को पूर्ति कर रहा है, उसके क्रम में कितने मुद्दे निकल कर आते हैं? पहला तो संसद के कानून, दूसरा क्या आ जाएगा? न्यायालय के निर्णय आ जाएगा, और फिर संस्थाएं। संस्थाएं भी दो प्रकार की होगी, एक तो संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा हो जाएगा गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब देखिए, संवैधानिक संस्थाएं किनको कहते हैं? ऐसी संस्थाएं जिसका स्थापना संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद के द्वारा किया गया हो। अगर संविधान में उसका वर्णन है, किसी न किसी अनुच्छेद के द्वारा उसका वर्णन है, जैसे 280 अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो एक संस्थाएं का वर्णन किया गया है। तो ऐसी संस्थाएं को हम कौन सी संस्थाएं कहेंगे? कि संवैधानिक संस्थाएं हैं। फिर गैर संवैधानिक, ये संविधान के संगत है, ये भी संविधान के उद्देश्य को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन गैर संवैधानिक संस्थाएं संसद के कानून के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो संसद के कानून के द्वारा जो संस्थाएं स्थापित होती है, ऐसी संस्थाएं को हम क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो संविधान और राज व्यवस्था के में जो एक बेसिक अंतर है वो मैं आपको क्या किया हूं? समझा चुका हूं। ठीक, बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं बताया कि संविधान एक विधिक दस्तावेज है। अब विधिक दस्तावेज है तो दस्तावेज भी होगा तो कितने प्रकार का होगा, ये देखते हैं। अब इसी बात पे हम आते हुए चर्चा कर लेते हैं कि संविधान के प्रकार क्या होगा। संविधान के
प्रकार, क्योंकि बेसिक्स है तो थोड़ा बहुत इन पे मैं प्रकाश डालता हूं। संविधान के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित संविधान। फिर हो जाएगा निर्मित और विकसित संविधान, निर्मित और विकसित संविधान। आगे लचीला और कठोर संविधान। कितना मैं प्रकार लिख चुका हूं? दो यहां लिखित और अलिखित संविधान, दो यहां निर्मित और विकसित संविधान, और यहां पर दो, यहां पर लचीला और कठोर संविधान। तो संविधान को हम कितने भागों में बांट दिए? 6 प्रकार में। अभी तक आप लोगों ने सामान्यतः लिखित और अलिखित संविधान को पढ़ा है, या फिर कठोर या लचीला संविधान को। फिर अभी आपको पढ़ना है कि निर्मित और विकसित संविधान क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान लिखित दस्तावेज है। किस प्रकार का दस्तावेज है? कि लिखित दस्तावेज है। यह लिखित दस्तावेज होगा और नियमित और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया होगा। और लिखने का काम कौन करेंगे? तो संविधान सभा। संविधान सभा। लिखित संविधान को समझना उतना मुश्किल नहीं है और लिखित संविधान को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। कि लिखित संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है, सबको भी पता है, ये सामान्य सी बात है कि लिखा हुआ है तो लिखित संविधान होगा। लेकिन लिखा हुआ किस प्रकार से लिखा होना चाहिए? कि नियमित और नियोजित, और इसको कर लीजिए नियोजित और क्रमबद्ध तरीके, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि मूल अधिकार का एक आर्टिकल यहाँ दे दिए तो एक आर्टिकल कहीं और दे दिए, नहीं। जैसे कि मूल अधिकार है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान को उसी भाग में लिखा गया है। और संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए? तो संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये किस प्रकार का संविधान है? तो लिखित संविधान है। अब देखिए अलिखित संविधान, इसको थोड़ा गौर से आपको समझना पड़ेगा कि अलिखित संविधान क्या होती है। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान पहला तो ये एक लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है, कि लिखित दस्तावेज के रूप में ये उपलब्ध है ही नहीं, तो फिर कैसे होता है? तो इनके अंतर्गत और लिखित संविधान के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाक्रम, ऐतिहासिक घटनाक्रम, फिर संसद के निर्णय, संसद, एक मिनट थोड़ा सा, ऐतिहासिक घटनाक्रम, फिर क्या आ जाएगा? परंपराएं, ऐतिहासिक घटनाक्रम, परंपराएं, फिर क्या आ जाएगा? रूढ़ि, प्रथा, न्यायालय के निर्णय, न्यायालय के निर्णय, विधि विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ के राय, और उनकी पुस्तकें। समझते हैं एक एक बात को। और लिखित संविधान में इन तमाम चीजों को लिखा जाता है। अब ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद में बात करेंगे तो किस प्रकार से होता है। जैसे कि एक ब्रिटेन का हम उदाहरण ले लेते हैं
अगर विश्व में हम बात करें, संविधान का दो मॉडल प्रचलित है, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित मॉडल का हम बात करेंगे तो अमेरिका इसका प्रतिनिधित्व करता है, और लिखित संविधान के बारे में बात करेंगे तो ब्रिटेन इसका प्रतिनिधित्व करता है। अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम संविधान, तो विश्व का प्रथम संविधान ब्रिटेन होगा, लेकिन अगर विश्व का प्रथम लिखित संविधान के बारे में पूछा जाए तो वो अमेरिका होगा। तो अब देखिए कि ऐतिहासिक घटनाक्रम किस प्रकार से होती है। तो 1215 में इंग्लैंड में जाकर के कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जिनमें क्या हुआ, वहां के जो राजा थे उनके द्वारा नागरिकों को कुछ क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। नागरिकों को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। तो एक प्रकार से जिसको कि आप मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, तो नागरिकों को ये अधिकार मिल गए। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में वो ये जो नागरिक के को जो राजा के द्वारा अधिकार दिया गया था, उनको एक प्रकार से मान लिया गया कि ये क्या होगा, तो संविधान का रूप होगा। तो संविधान का रूप होगा। एवं प्रकार से समय के अंतराल पर एक ही घटना नहीं, अनेक घटना हुआ और उसको क्या कर लिया गया, संविधान के रूप में मानते हुए चले गया। तो एक निश्चित समय में उसको नहीं लिखा गया, ऐतिहासिक क्रम में उसका विकास हुआ है, एक समय में विकास नहीं हुआ। फिर अन्य राजा आए, जैसे कि फिर आए कि आपको बताते हैं 1688 की ईस्वी का बात करिएगा तो वहां पर गौरवपूर्ण क्रांति होती है, और वहां पर भी जनता के प्रतिनिधियों और ब्रिटेन के शासक के द्वारा कुछ समझौता होता, तो वो भी इनको क्या मान लिया गया, संविधान के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर ऐसे बहुत सारे संसदीय परंपराएं हैं जिनको वहां पर संविधान का क्या दर्जा प्राप्त किया गया, रूढ़ी और प्रथाएं होती है, उनको भी संविधान के रूप में माना गया। अब न्यायालय के निर्णय, किसी विवाद में न्यायालय ने कुछ ऐसा निर्णय दिया जो अच्छा है और सभी के लिए बेहतरीन है, तो उनको भी एक संविधान के अंग के रूप में क्या स्वीकार कर लिया जाता है। फिर विधि विशेषज्ञ के राय या उनकी पुस्तकें, विधि विशेषज्ञ बहुत, जैसे डिलोमे हो गया, ब्लैकस्टोन हो गया, जो ब्रिटेन के विधि विशेषज्ञ रहे हैं, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उनको भी वहां पर संविधान के रूप में दर्जा प्राप्त है। अगर कोई न्यायालय में ऐसा मुकदमा जाता है जिन पे कि क्या करना है, वाद विवाद करना है, अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने के कारण हम क्या करते हैं, या न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है कि निकालो संविधान और देखो कि संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर संविधान के अनुरूप है तो सही है, संविधान के अनुरूप नहीं है तो मामला को क्या किया जाता, खारिज किया जाता। लेकिन ब्रिटेन में तो संविधान है नहीं और लिखित संविधान है, तो अर्थात वहां पर कहा जा सकता है कि महोदय फलाने विधि विशेषज्ञ ने इस प्रकार का राय दिया है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान, दो संविधान को आप क्या कर चुके हैं, अभी तक समझ चुके हैं कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। एक बेसिक चीज सब है, ज्यादा इस पे लोड लेना नहीं है, बस पता है तो सही है, नहीं है पता तो अभी होगा। फिर निर्मित संविधान के बारे में बात करेंगे तो जो लिखित संविधान होगा वही निर्मित संविधान भी होगा, और जो अलिखित संविधान होगा वही विकसित संविधान भी होगा। लेकिन लिखित संविधान और अलिखित संविधान में कुछ मूलभूत अंतर है। जैसे अलिखित संविधान के बारे में हम बात करें तो अलिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी। तो वहां किसकी सर्वोच्चता होती है, तो संसद के कानून की सर्वोच्चता। लेकिन लिखित संविधान के बारे में बात करें तो लिखित संविधान में संसद के कानून की सर्वोच्चता ना होकर के संविधान की सर्वोच्चता होगी। अगर लिखित संविधान है और संसद के द्वारा किसी कानून को पारित किया जाता है, तो आप आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में इन सब चीजों पर डिस्कस किया जाएगा कि संसद के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है और उस देश में लिखित संविधान है और वो संविधान से असंगत है तो विधि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन अलिखित संविधान है, चाहे परंपराएं वर्षों से चली आ रही है और संविधान के द्वारा अगर नया कानून पारित किया गया तो वो परंपराएं खत्म होकर के फिर क्या होगा, संसद का कानून वहां पर नया रूप धारण कर लेती है। तो अलिखित संविधान में संसद के कानून की सर्वोच्चता होगी और लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होगी। फिर आगे हम क्या बताए हुए थे कि कठोर संविधान या लचीला संविधान, जिसको नम्य संविधान भी बोलते हैं,
ब्रिटेन के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि ब्रिटेन का संविधान स्त्री को पुरुष या पुरुष को स्त्री नहीं करके बाकी सब कुछ कर सकता है। भारत में ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। भारत क्या, जहां जिस देश में भी लिखित संविधान लागू है, सामान्यतः वहां पर यह नहीं हो सकता है। कठोर संविधान, तो जहां पर क्या होगा कि संशोधन की प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है। और लिखित संविधान, ब्रिटेन का अगर हम उदाहरण ले ले तो ब्रिटेन अगर संविधान में संशोधन करना चाहे तो साधारण बहुमत के द्वारा वो क्या कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। और जहां पर कठोर संविधान है, लिखित संविधान है, वहां पर संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 3/4 के साथ साथ आधे राज्यों का बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि संविधान में, और संशोधन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि किसी प्रावधान को हटा दिया गया या किसी प्रावधान को जोड़ दिया गया। संशोधन यानी संविधान में अगर परिवर्तन है, या जोड़ा गया है या घटाया गया है, तो क्या हुई, संविधान में संशोधन हुई। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो भारत में क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको कि संसद साधारण बहुमत से कर लेती है। नए राज्यों का निर्माण करना है, साधारण बहुमत लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसके लिए संसद को विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ साथ कभी कभी आधे राज्यों का समर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो भारत की संविधान का प्रकृति किस प्रकार से रहा, तो कठोर के साथ साथ लचीला भी रहा। इस मामले में भारत क्या है, तो विशिष्ट है। तो ये कुछ बेसिक्स बात था जिसको कि हम क्या किए, आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे, और अगर इंटरेस्ट आ रहा हो पढ़ने में तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि आज आपका मैं प्रियम्बल पूरा का पूरा टॉपिक लूंगा, A to Z प्रियम्बल से जो भी मुद्दे हैं आज उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। खत्म नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, प्रियम्बल। प्रस्तावना, उद्देशिका। प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। अगर आप अंग्रेजी वर्जन को देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो प्रियम्बल। हिंदी में उद्देशिका, या फिर अन्य जगह पे आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना भी लिखा गया है। इंग्लिश का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चलो भाई प्रियम्बल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी में, हिंदी वालों के साथ प्रॉब्लम आ गया। क्या आ गया प्रॉब्लम, तो भाई प्रस्तावना भी है और क्या है, उद्देशिका भी है। तो हम किसको क्या माने, सही माने। तो आज इस कंफ्यूजन को भी हम क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। प्रस्तावना, आप देखिएगा कोई भी पुस्तक उठाइए, जैसे ही पेज पलटिएगा तो आगे में लिखा हुआ रहता, आमुख लिखा हुआ रहता है, जिसमें कि क्या दिया हुआ रहता है कि इस पुस्तक के अंतर्गत क्या है, पुस्तक का उद्देश्य क्या है, आगे आप किस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं, संक्षिप्त में उसका वर्णन है। समझ गए। किसी पुस्तक में आप देख सकते हैं, किसी भी पुस्तक को खोलिए, प्रस्तावना 1 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है, कि लेखक क्या कहना चाहता है उस पुस्तक में, सारांश में उसी चीज को बताया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान में आगे क्या है, इसकी संक्षिप्त सार, संक्षिप्त व्याख्या हमें कहां देखने को मिल जाती है, उद्देशिका में। अब देखिए उद्देशिका क्यों रहा, क्योंकि आपको पता है कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है,
दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक क्या होती है, कब होती है? 13 दिसंबर को होती है। पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा बैठक में सदस्य वगैरह का शपथ ग्रहण तमाम चीज़ों को किया गया, अस्थायी अध्यक्ष का चयन भी किया गया। लेकिन 13 दिसंबर को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिनको कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और इसी को संशोधित करके संविधान में उद्देशिका के रूप में स्थान दिया गया। चूंकि इसका ओरिजिन ये जो निकला है वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से निकला है, इसी कारण से इसका एक अन्य नाम पड़ गया उद्देशिका। प्रस्तावना क्यों पड़ा? क्योंकि किसी पुस्तक की जो काम प्रस्तावना करता है वही काम उद्देशिका भी कर रहा है, इसीलिए इसको उद्देशिका कहना, प्रियम्बल कहना या फिर प्रस्तावना कहना गलत नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि उद्देशिका प्रस्तावना में क्या अंतर है और किस प्रकार से कब लाया गया इसको। देखिए, तो प्रस्तावना का जो कुछ तथ्य है इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कब 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल होगा, शुक्ल सप्तमी विक्रम मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये तो प्रस्तावना में लिखा गया है। अब हम समझेंगे कि प्रस्तावना का एक एक शब्द को समझेंगे। तो प्रस्तावना में जो निहित है उसको हम क्या देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पर कि प्रस्तावना में क्या देखा, एक मिनट रुक जाइए। एक सेकंड में देखता हूं। चलिए, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे कि प्रस्तावना में सबसे पहले हम क्या देखेंगे। तो कुछ प्रस्तावना के जो घटक है उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कि राज व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। स्वरूप क्या होगा, तो राज व्यवस्था के स्वरूप के बारे में अगर हम बात करेंगे कि राज व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, तो स्वरूप में आप देखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे कि आप प्रस्तावना देखे ही होंगे। एक मिनट में देख लेता हूं कि पीपीटी आपका कहां चले गया। सारे स्लाइड मैं आपके लिए ही लाया हूं।
एक मिनट आप इंतजार कीजिएगा, इसका पीपीटी इसमें से चलिए ठीक है, क्षमा चाहता हूं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप पहला वर्ड आपके प्रस्तावना में क्या रहा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात संप्रभुता के बारे में बात करेंगे। सीधा शॉर्ट में इसको हम क्या पढ़ेंगे, संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य हुआ कि ऐसा देश, कोई देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आंतरिक मामला यानी भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर या फिर अन्य मामला हो, भारत के भौगोलिक सीमा से बाहर की बात है, तो आंतरिक मामले में जैसे हम समझ सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी ये हमको चीन आके नहीं बताएगा, ये हमको रूस आके नहीं बताएगा, ये हमको अमेरिका आके नहीं बताएगा। हम आर्थिक नीति किस प्रकार से लागू करेंगे, राजनीतिक नीति किस प्रकार से लागू होगा, क्या हमारे देश में एक साथ चुनाव होगा, इसके बारे में हम किसी देश से परामर्श लेने के लिए नहीं जाएंगे और ना ही किसी देश के दबाव में हम क्या इन नीतियों में परिवर्तन लाएंगे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय, ये तो आंतरिक बात हो गई कि आंतरिक मामले में हम इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या बाह्य मामलों में कि कौन सा देश हमारा मित्र होगा और कौन सा देश हमारा शत्रु होगा, हालांकि शत्रुता तो रखनी ही नहीं चाहिए, जहां तक संभव हो सके हम क्या करेंगे, मित्रता को ही बढ़ाएंगे। तो कौन देश हमारा मित्र होगा और कौन देश हमारा शत्रु होगा, इसका भी निर्णय किनके द्वारा लिया जाएगा, तो भारत के सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इस मामले में क्या है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना ही हम शासन का क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। लेकिन जब हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कुछ वैश्विक संगठनों की सदस्यता लेने के बाद कुछ इस पर टिप्पणियां हुई है कि भारत कहां तक संप्रभु राष्ट्र है। तो इनका एक वर्ड में सीधा एग्जाम्पल है कि भारत अभी भी क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। अब किसी इंस्टीट्यूट से हो गया, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की जो भारत के द्वारा सदस्यता लिया जाता है तो उनके दबाव में नहीं लिया जाता। WTO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNO हो गया, ऐसे अन्य सारी संस्थाएं हैं जिनका भारत सदस्य है, लेकिन भारत अपने स्वेच्छा से उसकी सदस्यता को ग्रहण किया है, न कि किसी के दबाव में। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की संस्थाएं ग्रहण करना संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। तो संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ कि आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में जो राष्ट्र स्वतंत्र है उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे राष्ट्र क्या है, तो संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता के आधार पर अगर हम राज्यों के बारे में बात करते हैं, संप्रभुता के आधार पर हम राज्यों के बारे में बात करेंगे, तो देखिए औपनिवेशिक राज्य होगा, औपनिवेशिक अर्थात अगर
देश पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण है, तो ऐसे राज्य को हम क्या कहेंगे? औपनिवेशिक राज्य। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक औपनिवेशिक राज्य था, और किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का। कि भारत को क्या थी? आजादी नहीं थी, चाहे आंतरिक निर्णय हो या बाहरी निर्णय हो, भारत नहीं ले सकता था। भारत के बारे में कोई और सोच रहा था। तो भारत नहीं, अगर इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के किसी भी देश में अगर पाया जाए, तो ऐसे राष्ट्र को हम कहेंगे औपनिवेशिक राष्ट्र। फिर आता है जिनको अधिराज्य बोलते हैं, डोमिनियन। अधिराज्य बोलते हैं, डोमिनियन स्टेट। कि कुछ मामले में राज्य तो स्वतंत्र है, लेकिन कुछ मामले में वो क्या है? दूसरे के अधीन है। जैसे डोमिनियन स्टेट, जैसे रक्षा हो गया, संचार हो गया, विदेश नीति, ये कोई और देख रहा है। इन मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है, लेकिन आंतरिक मामले में आप क्या है? स्वतंत्र है। और सरलता से समझते हैं कि आंतरिक मामले में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बाहरी मामले में अगर आप स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहेंगे? डोमिनियन स्टेट कहेंगे। फिर आ जाता है संप्रभु राष्ट्र। भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है, जो कि आंतरिक मामले में भी निर्णय लेने की शक्ति रखता है और बाहरी मामले में भी निर्णय लेने की शक्ति अपने पास रखता हो। तो ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहेंगे? संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। चलिए, तो संप्रभुता क्लियर हुई आपको? अगला जो आपका टॉपिक था वो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर आता समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी इसको समझते हैं। ऐसे तो ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है, बस अपना यहाँ पर थोड़ा सा इसका जरूरत है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो समाजवाद एक क्या है? विचारधारा है। समाजवाद क्या एक है? विचारधारा है, जो किस पे बात करता है? कि शोषण विहीनता। शोषण विहीनता, फिर क्या बात करता है? समानता, शोषित वंचित वर्गों का कल्याण, शोषित वंचित वर्गों का कल्याण, शोषित वंचित वर्गों का कल्याण। और क्या कहता है? शोषित शोषण विहीनता, किसी भी स्तर पर शोषण विहीनता को ये समाप्त करना चाहता है। फिर समाज में क्या लाना चाहता है? समानता लाना चाहता है, शोषित वंचित वर्गों का कल्याण करना चाहता है, और मजदूरों का भी साथ में उत्थान करना चाहता है। तो समाजवाद के अंतर्गत ये सारी चीजों को रखा गया। अब देखिए, यूरोपीय अवधारणा के संदर्भ में अगर हम समझेंगे, तो समाजवाद को वहां जो प्राप्त किया जा रहा था, तो किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा था? तो वर्ग संघर्ष के द्वारा। वर्ग संघर्ष के द्वारा। फिर वर्ग संघर्ष होगा तो हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो क्या होगा? हत्या होगा। तो समाजवाद का लक्ष्य इनका भी है, लेकिन समाजवाद प्राप्त करने के लिए ये वर्ग संघर्ष को करेंगे, हिंसा को करेंगे, हत्या करेंगे। लेकिन भारत भी समाजवाद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कैसे प्राप्त करना चाहता है? तो संसद के कानून के द्वारा, उसके बाद चुनाव के माध्यम से, फिर योजनाबद्ध विकास के द्वारा। किस प्रकार से? तो योजनाबद्ध विकास के द्वारा। कि आप देखिएगा कि पार्टी सब अपना अपना क्या करती है? मैनिफेस्टो जारी करती है, अपना अपना उद्देश्य बताती है कि मेरी सरकार सत्ता में आएगी तो इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तमाम चीजों को आप देखते हैं, और उसके आधार पर आप पार्टी का चयन करते हैं और उसको वहां तक पहुंचाते हैं। फिर भारतीय समाजवाद का स्वरूप क्या है? विशिष्ट रूप है। अब किस मामले में भारतीय समाजवाद का विशिष्ट रूप है? कि जैसे कि आप देखते हैं कि पूंजीवादी,
पूंजीवादी पे अर्थात उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अगर नियंत्रण है तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो गई? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। उत्पादन के साधन पर, अब उत्पादन के साधन किसको कहते हैं? जैसे कि अगर आपको बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, जौ चाहिए, मक्का चाहिए। ये सारे चीज उत्पादन के साधन पर आ जाएंगे। तो उन पर किसका नियंत्रण है? निजी क्षेत्र का नियंत्रण। फिर साम्यवादी में देख लीजिए, उन पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन भारतीय समाजवाद का स्वरूप एक विशिष्ट स्वरूप है। यहां पर निजी व्यक्ति के साथ साथ सरकार का भी नियंत्रण चलती है। इसको डीएस नकारा केस में भारतीय समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? तो परिभाषित किया है। तो इस मामले में भारत का समाजवाद एक विशिष्ट समाजवाद है, जहां पर स्व अस्तित्व के सिद्धांत पर काम चलती है कि अर्थात दोनों क्षेत्र क्या होगा? आगे बढ़ेंगे। समाजवाद लाएगा लेकिन किसी के पूंजी को छीन करके किसी को नहीं दिया जाएगा। समाजवाद के बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या आपको धर्म निरपेक्ष, दो वर्ड को यहां हम समझेंगे कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। तो पहले हम समझते हैं, यहां पर दो अवधारणाएं आती है। पहले देखिए, इनके आधार पर अगर राज्य के बारे में हम बात करेंगे तो निरीश्वरवादी अर्थात ऐसा राज्य जो धर्म को मानता ही नहीं हो। कि अगर आप सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं तो ना तो आप चंदन लगा सकते हैं, ना टीका लगा सकते हैं, ना तिलक लगा सकते हैं, ना पगड़ी बांध सकते हैं, ना टोपी लगा सकते हैं। अर्थात राज्य धर्म को मानता ही नहीं है, को बोलते हैं निरीश्वरवादी। फिर आ जाता है धर्मतंत्र, ऐसे राष्ट्र जिसके शासन का संचालन ही धार्मिक आधार पर हो रहा हो, तो इस राष्ट्र को कहेंगे हम धर्मतंत्र राष्ट्र कहेंगे। और जो अंतिम है वो है धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष ये पश्चात अवधारणा है। पश्चात, ये पश्चात अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष, जहां कहा गया है कि राज्य का धर्म से क्या होगा? अलगाव होगा। राज्य का धर्म से अलगाव होगा। पंथ धर्मनिरपेक्षता को पहले हम समझते हैं कि राज्य का क्या होगा? धर्म से अलगाव होगा, अर्थात राज्य की किसी भी धर्म को नहीं मानेगी। अब धर्म से अलगाव मतलब कि धार्मिक पुस्तक के आधार पर राज्य का संचालन नहीं हो रहा और राज्य का कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है। ये तो पश्चात अवधारणा है कि राज्य का वहां पर धर्म नहीं होगा। अब आइए भारतीय संदर्भ में हम समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। भारतीय संदर्भ में अगर हम धर्मनिरपेक्षता शब्द को समझेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? धर्म इति धार्यते, अर्थात जो धारण करने के योग्य है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी धर्म को धारण किए हुए हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक धर्म को धारण किया हूं। तो यहाँ पर शिक्षक धर्म को जब मैं धारण करता हूं तो शिक्षक का धर्म क्या है? आपको पढ़ाना। और आप विद्यार्थी धर्म को धारण किए हुए, तो उस नाते से आपका धर्म क्या हो जाता है? कि पढ़ना। तो एक तरीका से यहां देखिए, धर्म का अर्थ कहां से जुड़ जाता है? तो कर्तव्य से जुड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो उस पद की गरिमा नहीं रहेगी। जैसे प्रधानमंत्री हैं, राजकीय पद को धारण किए हुए संवैधानिक पद पर है, तो उनका धर्म क्या होगा? राजकीय धर्म होगा। और राजकीय धर्म के नाते उनको क्या होगा? जो उनके पद के लिए जो काम है उस काम को वो करेंगे। अगर भारतीय संदर्भ में कह दिया जाए कि धर्मनिरपेक्षता, तो मतलब जो यहां आपका कर्तव्य है उसी से विमुख हो जाना। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के संदर्भ में सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य भारत में कर्तव्य से जुड़ जाता है। इसलिए
मिलता जुलता एक शब्द आ गया सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्षता। क्या है? पंथ निरपेक्षता। आगे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम पंथ निरपेक्षता को भी परिभाषित करेंगे। तो यहां क्या होगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता के बीच क्या अंतर है इसको समझते हैं। पहला तो राज्य का राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य का क्या होगा, कोई अपना राजकीय धर्म या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर क्या होगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा और राज्य धर्म के आधार पर सभी किसी के साथ विभेद नहीं करेगा और सभी धर्म के अनुयायियों को समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो राज्य का राजकीय धर्म नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य का शासन किसी धार्मिक पुस्तक के आधार पर नहीं चल करके, बल्कि राज्य का शासन किस आधार पर चल रहा है, तो संविधान के आधार पर चल रहा है। लेकिन राज्य जो कहिएगा कि पूर्ण रूपेण धर्म से अलगाव है, ये भी नहीं है। जबकि पाश्चात्य अवधारणा में आपने देखा कि राज्य का धर्म से पूर्ण रूपेण अलगाव है। राज्य क्या करता है, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है। अगर मदरसा में कोई फंड जा रहा है तो गुरुकुल में भी फंड होगा। अगर मुहर्रम में पैसा खर्चा किया जा रहा है तो दुर्गा माता के पंडाल पे भी पैसा खर्चा किया जाएगा। तो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा और न तो सभी धर्म के व्यक्तियों को क्या होगा, समान स्वतंत्रताएं भी होगी। तो यह है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जो कि इस मामले में पाश्चात्य अवधारणा से भारतीय अवधारणा विशिष्ट है। चलिए, आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो आगामी का क्लास हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए आज हम यहीं पर क्लास को विराम देते हैं और आगामी वीडियो के साथ फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप तब तक इसको नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो कैसा रहा ये कमेंट में आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से आप सबों के साथ, फिर आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम और नमस्कार।